तो मित्रों, आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की एक पार्टी है उसके बारे में। मैं नाम नहीं लूँगा। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप लोग को स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस पार्टी और किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस पार्टी का जो लीडर है अभी उसने एक बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के एक लीडर हैं अन्नामलाई। पहले वो आईपीएस थे। तो उनको संबोधित किया बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग करके। पहले तो कहा ये रसमलाई हैं, फिर उस पार्टी के जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जो पार्टी है उसके लोग, जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए जिस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे लुंगी की पुंगी बजा दूंगा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया और एक बहुत ही गंदी सी गाली भी दी। बेसिकली ये सब संबोधित करते हुए और पहले भी जैसा कि उस जिस नेता की मैं बात कर रहा हूँ उसने पहले भी ऐसे कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है भारत के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो महाराष्ट्र और मुंबई में आते हैं जीवन यापन के लिए, रोजगार की तलाश में। तो उसके लिए भी वो हमेशा से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते आया है और उसकी उसकी पार्टी के लोगों ने महाराष्ट्र में हमेशा हर समय जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको परेशान किया है भाषाई आधार को लेकर के कि आपको मराठी बोलनी चाहिए, वरना महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तो ऐसी टाइप की पॉलिटिक्स रही है उस पॉलिटिकल पार्टी की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मैंने बोला कि महाराष्ट्र की एक पार्टी है। एक्चुअली वो महाराष्ट्र की पार्टी नहीं, मैं बोलूँगा कि मुंबई की पार्टी है। क्योंकि मुंबई के बाहर उस पार्टी को कोई महाराष्ट्र में भी कम ही लोग जानते होंगे और कोई जनाधार है नहीं। हालांकि मुंबई में भी अब कोई जनाधार नहीं है उस पार्टी का। अगर आप देखेंगे तो ना तो लोकसभा में एक भी सीट है, राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, विधानसभा में एक भी सीट नहीं है और विधान परिषद उसमें भी एक भी सीट नहीं है। तो मतलब बिल्कुल नील बटे सन्नाटा उनका जनाधार है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि ऐसे जो लीडर होते हैं इस टाइप के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे इंटरनल डिवाइड क्यों क्रिएट करना चाहते हैं भारत में, क्षेत्रवाद को लेकर के, भाषाई अधिकार, जो हमारा भाषाई विवाद है उसको लेकर के, मतलब भाषा के आधार पर या फिर जाति के आधार पर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या एजेंडा है इनका। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि देखिए, ये जो ऐसे जो लीडर्स हैं, चाहे जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ आप उसी की बात समझें, तो इनका कोई एक आधार नहीं है जनता में, ठीक है। ना तो इनको बहुत सारे लोग वोट देते हैं, ना इनको बहुत सारे लोग अपने लीडर के तौर पे देखते हैं, जैसा कि इनके परफॉर्मेंस से ही पता है सारे इलेक्शंस में। तो ना कभी ये पावर में रहे तो कभी पावर में नहीं रहे तो वैसे भी जो पावर का यूज़ करके, जो अथॉरिटी का यूज़ करके आप डेवलपमेंट का काम करते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए, वो तो करने का मौका मिला भी नहीं। और शायद वो मिल भी गया होता तो इन लोगों के पास ना तो इतना विल पावर है और ना ही इतनी क्षमता है, ना ही इतनी समझ है कि ये किसी का विकास कर पाए। तो अब जब ये सब नहीं है इनके पास, एक जनाधार नहीं है, तो फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडा या फिर पॉलिटिक्स में आप क्या कह सकते हैं कि रिलेवेंट बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये लोग सबसे सस्ता और सबसे घटिया वाला रास्ता चुनते हैं और वो है कि पब्लिक के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना। अब भारत में या फिर किसी भी देश में, जैसा आप यूएस में भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके प्रेसिडेंट बन गया। और फिर जो आप देख रहे हैं उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, तो वैसे ही इंडिया में भी जो
हमारे लोगों के जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी से, चाहे वो फिर वो उनकी भाषा हो, चाहे वो उनके खान पान का तरीका हो, उनके रहन सहन का तरीका हो, उससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड और कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे लीडर्स को एक ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है इस इमोशनल सेंटिमेंट को एक्सप्लॉयट करके अपना उल्लू सीधा करने का, पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बने रहने का। कुछ ऐसे मतलब जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो उतना वल्नरेबल लोग हैं जो किसी भी समाज में, जैसे महाराष्ट्र में ही बहुत से ऐसे मराठी लोग जो जिनको वो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उनको वो मैनिपुलेट करके ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैं मराठी कल्चर और मराठी अस्मिता की रक्षा कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको मार के पीट के या फिर मैं उन लोगों से तुम्हें बचा रहा हूँ, ठीक है, ये मराठी भाषा की रक्षा करके, क्योंकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो हमें पलूट कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स और इस टाइप की एक्टिविटीज़ से वो जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो यूएस या फिर यूके या फिर जर्मनी या फिर कोई भी और जो देश हैं वैसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे कल्चर हैं और बहुत ही विविधता है। और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे तो यही यही भारत की एक बहुत बड़ी ताकत भी रही है हमेशा से। लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो इस विविधता को एक फॉल्ट लाइन की तरह देखते हैं और इसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं अपने एजेंडा के लिए, और ये हमेशा से होता रहा है, ठीक है। जब मुग़ल आए तो उन्होंने भी ये किया, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और इस प्रकार के जो नेता हैं, ठीक है, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। और इस प्रकार के नेता ऐसा ही करते हैं क्योंकि जब उनके पास कोई जनाधार ना हो, कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग ना हो और फिर भी वो रिलेवेंट बने रहना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो इस प्रकार के घटिया टूल्स का वो प्रयोग करते हैं। तो इस नेता ने मराठी लैंग्वेज को एक टूल बना लिया, ठीक है, कि अगर महाराष्ट्र में आना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, और जो भी जिस तरीके के भी वो हथकंडे अपनाता है। तो अब इसमें देखिए, समझने वाली बात क्या है कि पहली बात तो भारत में सभी भाषाएं समान हैं, और कोई भी एक सच्चा भारतीय होगा तो वो अपनी मातृभाषा और भारत की बाकी जो भाषाएं हैं उनमें वो भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। मेरे लिए जैसे हिंदी है वैसे भोजपुरी, वैसे मराठी, वैसे तमिल, ठीक है। मैंने तो बहुत प्रयास भी किया कि कन्नड़ा सीखने का, तमिल सीखने का, जब मैं दक्षिण भारत में था। तो मेरे लिए तो भाई सारी भाषाएं समान है, सब हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे देश का कल्चर है। तो सभी को एक समान मानता हूँ मैं, और कोई भी एक सच्चा भारतीय होगा तो वो ऐसा ही सोचेगा। लेकिन अब ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है लीडर्स की, वो इस चीज़ को नहीं समझते और ये जो भाषाई अंतर है उसको अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि इसका हम विरोध कैसे करेंगे या फिर इस चीज़ से निपटा कैसे जाए। तो मुझे जो लगता है कि इसका जो विरोध है वो मराठी लोगों के या फिर जो मराठी जनमानस है उसके अंदर से ही आना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे मराठी लोगों को, बहुत मराठी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमति नहीं रखते, ठीक है। ये बस कुछ मुट्ठी भर ही लोग हैं जो ये मराठी हिंदी या फिर मराठी तमिल ऐसा एंटी सेंटिमेंट फैलाते रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो मराठी जनमानस है वो आज भी वही शिवाजी को मानता है और शिवाजी के सिद्धांतों को पूछता है। और शिवाजी मराठी थे लेकिन वो इस देश के लीडर थे, ठीक है। उन्होंने उस दौरान जब देश एक
बहुत ही ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस और मुग़लों द्वारा जो अटैक किए जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और उसी पथ पर चलते हुए आगे फिर पेशवाओं ने काफ़ी कुछ नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जो पूरा हमारा ज्योग्राफी है उसको एक सूत्र में बांधा। उन्होंने नहीं सोचा कि हाँ ये मराठी है, ये हिंदी है, ये तमिल है, ठीक है। फॉर देम लाइक इंडिया वाज वन, ठीक है। और हमारा जो मराठी जनमानस है वो भी इसी आइडियोलॉजी से अग्री करता है। बस ये जो मुट्ठी भर लोग हैं इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने वाले, और सपोर्ट भी क्या करते हैं, उनका भी खुद का एक एजेंडा है। उनसे उनका घर बार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है तो कर रहे हैं। तो इसका जो विरोध है वो मराठी जनमानस के बीच से ही आना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जो मराठी लोग हैं वो खुद उसका विरोध करें, वो बताएं कि हाँ जो एक्चुअल जो मराठी इंटेलिजेंसिया है वो इस बात को सपोर्ट नहीं करती। दे बिलीव इन लाइक इंडिया, वो भारत एक है, इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं। देखिए एक दूसरा पहलू भी इस चीज़ का ये है कि अगर हम इसको इकोनॉमी के एंगल से देखें, ठीक है, तो जो बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर और भी जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है जो इंडिया के बाकी पार्ट्स से माइग्रेंट्स वहाँ जाके बसते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सिटीज़ को बनाने में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको आप नकार नहीं सकते, ठीक है। इन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना शायद ये सिटीज़ आज वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ पे आज हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि किसी भी इंडिया जैसे एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में, चाहे इंडिया जैसी एक बड़ी इकोनॉमी में, जो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो पूरा दायित्व है वो बस कुछ चंद शहरों पे हम नहीं डाल सकते, ठीक है। तो सिर्फ हमें पूरी तरीके से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलोर जैसी सिटीज़ पे निर्भर नहीं रह सकते हम, ठीक है। और इसके लिए हमको जो हमारे क्षेत्र हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें खुद का एक इंडस्ट्रियल सेटअप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जो वहाँ के लोगों को वहीं पे रोज़गार दे सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है इन जो चंद सिटीज़ हैं इनके ऊपर बढ़ता दबाव को रोकने के लिए। और इससे ऐसा करने से ये जो इस टाइप के नेता हैं जो इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनको भी ये मौका नहीं मिलेगा ऐसा करने का। अब ऐसा क्यों नहीं किया गया इसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीजंस हैं कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस पे आज तक की जो हमारी इंडिया में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, उसने इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस किया कि हर क्षेत्र में हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब, एक ऐसा सेंटर डेवलप करना पड़ेगा जो उस क्षेत्र की लोकल ज़रूरतों को पूरा कर सके, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो अभी भी मतलब अब ठीक है, इंडिया उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब हम धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि हाँ हर क्षेत्र में एक ऐसे सेंटर डेवलप किए जाएं, क्योंकि इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए मल्टी सेंट्रिक डेवलपमेंट ही ऑप्शन है। हम सिर्फ कुछ 3-4 सिटीज़ पे निर्भर नहीं रह सकते। खैर ये एक दूसरा पहलू है, लेकिन कुछ भी हो, जो ऐसे लीडर्स हैं जिनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट है नहीं, कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, वो इंडिया में जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको एक्सप्लॉइट करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो इन सब का एक भारतीय की तरह हम सबको मिलकर उत्तर देना चाहिए, और विशेषतः जो मराठी जनमानस है, जो मराठी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए कि वो इस प्रकार की आइडियोलॉजी से बिल्कुल
सहमति नहीं रखते। जय हिंद।